आज हम एनसीईआरटी के 6 to 12 के प्राचीन इतिहास से जितना निचोड़ा हुआ है तो वो आज मैं क्वेश्चन लिया हूँ और मैं वन शॉट में इसको ख़त्म करने का प्राचीन इतिहास का कोशिश करेंगे, जो कि 71वीं बीपीएससी टीआरई कोड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आजकल एनसीईआरटी से ही सवाल पूछता है। ये बुक जो है सो आपको घटना चक्र का है, जो कि नया में जो है सो एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू को मिक्स करके यह बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं कि मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव का सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो वह था आपको जौ और गेहूँ। मानव का सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो वह था आपको जौ और गेहूँ। मानव ने लोहे का प्रयोग कब किया था? लोहे का प्रयोग सबसे पहले यदि कहा जाए, आरंभ किया जाए, तो वह लगभग 1000 ईस्वी पूर्व उत्तर वैदिक काल में जो है सो आपको लोहे का प्रयोग जो है सो आपको किया गया था। कब किया गया था? तो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में आपको किया गया था। अब है कि निम्नलिखित में से किस काल के अंतर्गत कब्र के ऊपर घेरे में बड़े बड़े पत्थरों को खड़ा किया गया? यानी कब्र जो था उसके ऊपर जो है सो आपको एक घेरे में बड़े बड़े पत्थरों का जो है सो आपको इथे किया गया। तो वह आपको महापाषाण काल में जो है सो आपको किया गया था। वहाँ क्या था कि कब्र के ऊपर जो है सो आपको बड़े बड़े पत्थर से उसको जो ऊपर जो है सो घेर दिया जाता था। तो ये जो है सो आपको महापाषाण काल में ऐसा किया जाता था। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपना उल्लेख सिक्कों पर शिव भक्त के रूप में कराया है? तो वह है आपको विम कैडफिसेस जो है सो सिक्कों पर जो है सो आपको शिव भक्त के रूप में आपको कराया था। किस राजा जो है सो सिक्कों पर शिव भक्त के रूप में कराया था? तो विम कैडफिसेस जो है सो आपको कराया था। सिक्कों की टंकन के मामले में गुप्त के राजाओं ने किस वंश की राजाओं की परंपरा का अनुसरण किया था? तो वह कुषाण वंश को किया था। गुप्त वंश के राजा जो है सो आपको राजाओं में किस वंश के राजा ने सिक्कों की टंकन के मामला में यदि कहा जाए तो गुप्त वंश के राजाओं ने किस वंश के राजाओं का परंपरा का अनुसरण किया, यानी उसके यानी बात को माना, यानी जो वो किया था सो किया। तो वह कुषाण वंश जो है सो आपको कुषाण वंश का जो है सो अनुसरण किया था। अब है कि गुप्तकालीन सिक्कों के मुख्य भाग पर राजाओं को दिखाया गया है। तो वह है सिंह अथवा गेंडों को शिकार करते हुए, धनुष अथवा पुरुष पकड़े हुए तथा अश्वमेध यज्ञ करते हुए। केवल एक दो उपयुक्त में से सही। तो यहाँ जो है सो सभी आपको उपयुक्त में से सभी हो जाए, क्योंकि गुप्तकालीन सिक्कों जब होता था तो उसमें जो है सो सिंह और गेंडों के शिकार करते हुए दिखाया गया था, धनुष और परशु के पकड़े हुए दिखाया गया था और अश्वमेध यज्ञ करते हुए दिखाया गया था। अब है कि धातु के पत्थरों या पत्थरों पर अकेले से लेखों को किस नाम से जाने जाते थे? तो यानी धातु और पत्थर पर जो अकेले कल जाए छले, मतलब ऊपर कुछ लिखल जाए छले, तो उसको जो है किस नाम से जानते थे? तो वह जो है सो अभिलेख और शिलालेख के नाम से जो है सो जानते थे धातु और पत्थरों पर। अभिलेख का अध्ययन जो है सो आपको किस शब्द से परिभाषित किया गया है? तो वह जो है लेखाशास्त्र के तहत जो है सो आपको अभिलेख का अध्ययन को जो है परिभाषित किया गया है। तो वह पूरा लेखाशास्त्र के अंतर्गत जो है सो आपको अभिलेख के अध्ययन को आपको परिभाषित किया गया है। लेखन की सबसे प्राचीन प्रणाली किन मुद्राओं से प्राप्त होती है? तो वह आपको हड़प्पा मुद्राओं से जो है सो आपको यदि कहा जाए तो लेखन की सबसे प्राचीन प्रणाली जो है सो प्रणाली की मुद्रा जो है सो प्राप्त होती है, वह आपको हड़प्पा मुद्राओं से जो है सो आपको प्राचीन प्रणाली का मुद्रा जो है सो आपको प्राप्त होती है।
अब है कि अशोक ने अफगानिस्तान के अपने साम्राज्य में शासन देशों हेतु कौन सी लिपि का उपयोग किया था? तो वह था आपको अरामाइक लिपि और यूनानी लिपि का। अशोक ने अफगानिस्तान में अपने साम्राज्य में शासन देशों हेतु अशोक जो था वो आपको अफगानिस्तान के अपने साम्राज्य में शासन देशों हेतु कौन सी लिपि का उपयोग करता था? तो वह आपको अरामाइक लिपि का और यूनानी लिपि का उपयोग करता था। अब है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासकों ने अशोकों के शिलालेख को दिल्ली मंगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक जो है सो आपको अशोक के अभिलेख जो था उसे आपको दिल्ली मंगाया था। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अशोक के अभिलेखों को दिल्ली मंगाया था? तो वह फिरोज शाह तुगलक था, तो उस अशोक के अभिलेख को मंगाया था। अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वह आपको अशोक के जो अभिलेख था उसका पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो जेम्स प्रिंसेप था। जेम्स प्रिंसेप था जो कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जो है सो आपको पढ़ा था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख का संबंध खारवेल से है? तो वह आपको हाथीकुंबा का अभिलेख का निम्नलिखित में से किस अभिलेख का संबंध जो है खारवेल से है? तो वह हाथीकुंबा अभिलेख से है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख का संबंध जो है सो खारवेल से है? तो वह हाथीकुंबा अभिलेख से है। निम्नलिखित में से 1500 और 1000 ईस्वी के लगभग के काल को कौन सा काल किया गया? 1500 और 1000 ईस्वी काल को आपको किस विधि से संबंधित रहा है? तो वो आपको ऋग्वेद से आपको संबंधित रहा। 1500 और 1000 ईस्वी का जो लगभग काल यदि माना जाए तो वह किस वेद से संबंधित रहा है? तो वह आपको ऋग्वेद से संबंधित रहा है। अब है कि वैदिक मूल ग्रंथों का अर्थ समझने हेतु किन शास्त्रों की रचना की गई? तो वो आपको वेदांत की रचना की। वैदिक मूल ग्रंथ जो है उसका अर्थ समझने के लिए हेतु आपको जो शास्त्रों की रचना किया था वो आपको वेदांत का किया गया था। निम्नलिखित में से यूनानी राजाओं के द्वारा पाटलिपुत्र में भेजे गए राजदूतों में से कौन सा शामिल नहीं था? तो वह आपको सेंड्रोकॉट्स जो है सो शामिल नहीं था। किस प्राचीनतम पुस्तकों में भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती है? तो वह आपको नेचुरल हिस्टोरिका में जो है सो आपको भारत और इटली के बीच जो है सो आपको व्यापारिक संबंधों की जानकारी आपको मिलती है। अब है कि प्राचीन दक्षिण भारत का संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो वह आपको तमिल भाषा में लिखा गया था। प्राचीन दक्षिण भारत का संगम साहित्य जो है तो आपको किस भाषा में लिखा गया था? तो आपको तमिल भाषा में लिखा गया था। गंगा के सबसे पूर्वी मुख को किस नाम से जानते हैं? तो वो आपको मेघना के नाम से जानते हैं। गंगा के जो है सो आपको सबसे पूर्वी मुख को आपको किस नाम से जानते हैं? तो आपको मेघना के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रायद्वीप नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती है? तो नर्मदा नदी, तप्ती नदी और मांडवी नदी, ये जो है सो सभी जो है सो आपको पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं। अब है कि उत्तर पाषाण काल में नगरी को मार्ग शक्ति के रूप में किसकी पूजा किया गया था? तो वह था आपको रोडी मलबे निर्मित चबूतरों पर रखे पत्थरों का। निम्नलिखित में से किस काल के लोग जो है आखेटक और खाद्य संग्रह के रूप में जाने जाते हैं? तो आखेटक और खाद्य संग्रह के रूप में यदि माना जाए तो वो नवपाषाण कालीन जो था उसे जो है सो आपको मानते हैं। आखेटक और खाद्य संग्रह के रूप में माने जाते हैं तो वह है आपको नवपाषाण कालीन टाइप के जो लोग थे वो आपको आखेटक और खाद्य संग्रह के रूप में माने जाते थे। निम्नलिखित में से किन स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों का यह सिद्ध हुआ कि लोग हड़प्पा से संबंध था? तो वह था आपको बागोर और
लंगनाज दोनों का जो है संबंध हड़प्पा से आपको संबंधित था। सर्वप्रथम जो है सो किस स्थलों पर पशुपालन का साक्ष्य मिला है? तो आदमगढ़ में मिला है और बागोर में मिला है। आदमगढ़ और बागोर दोनों में जो है सो आपको पशुपालन का जो है सो साक्ष्य मिला है। लंगनाज का संबंध किससे है? तो लंगनाज आपको संबंध किस राज्य से है? तो आपको गुजरात राज्य से है लंगनाज। यदि लंगनाज की बात किया जाए तो लंगनाज अभी देखे थे ना, मध्यप्राचीन कालीन स्थलों का यदि साक्ष्य हड़प्पा का संबंध था उस टाइम में लंगनाज में, तो वह लंगनाज कहाँ था? तो वो आपको गुजरात में था। अब है कि निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थलों में लोग कच्ची ईंटें बनाकर रहते थे? तो वो मेहरगढ़ में जो है सो आपको कच्ची ईंट बनाकर जो है सो कच्ची ईंटों का घर बनाकर जो है सो मेहरगढ़ में रहते थे। मेहरगढ़ लगभग 700 ईस्वी पूर्व साक्ष्य मिला जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ की यदि बात किया जाए तो वह जो है सो कहाँ है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, और वहीं जो है सो आपको मेहरगढ़ में नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। नवपाषाण कालीन स्थलों में शवों के साथ पालतू कुत्ते दफनाया जाता था। कहाँ दफनाया जाता था? तो ब्रिज होम में जो है तो आपको पालतू कुत्ते के साथ जो है सो दफनाया जाता था। निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थलों के लोग मौसमी शिविर में रहते थे? मौसमी शिविर में जो नवपाषाण कालीन के रहते थे तो वो आपको पिकली हल में जो है सो आपको रहते थे। भारत में चावल धान उगाने का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होता है? तो वह होता है आपको कोल्डिहाबा से जो है सो आपको चावल धान उगाने का आपको है प्राप्त होता है। सभी प्रारंभिक नवपाषाण कालीन सांस्कृतिक की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित था? तो वह था आपको खेती और पशुपालन पर जो है सो प्रारंभिक नवपाषाण कालीन का संस्कृति और अर्थव्यवस्था जो था वह आपको खेती और आपको पशुपालन में जो है सो आपको इति निर्भर था। यमुना नदी किस नदी के सहायक नदी है? तो यमुना नदी आपको गंगा के सहायक नदी है। निम्न नवपाषाण कालीन स्थलों में भारत में अवस्थित नहीं है तो वो आपको मेहरगढ़ नहीं है। उस टाइम में जो नवपाषाण कालीन था वो आप मेहरगढ़ नहीं है। गर्तवास का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होता है? गर्तवास का साक्ष्य यदि प्राप्त किया जाए तो ब्रिजहोम से जो है सो गर्तवास का साक्ष्य जो है सो आपको प्राप्त है। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफा जो है तो आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो वह मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा विंध्याचल की श्रृंखलाओं में स्थित है? तो वह है आपको भीमबेटका। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा विंध्याचल की श्रृंखलाओं में स्थित है? तो वह है आपको भीमबेटका। मध्यप्राचीन युग का कला के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो यह है कि मध्यप्राचीन युग में चित्रों की संख्या सबसे अधिक था। निम्न में से कौन सा भारतीय इतिहासकार ने मोहनजोदड़ो की खुदाई प्रारंभ की थी? तो वह आपको रखलदास बनर्जी जो है सो आपको मोहनजोदड़ो का खुदाई जो है सो उस टाइम में करवाया था। निम्नलिखित में से परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान को केंद्रीय स्थल की संज्ञा दी जाती है? हड़प्पा सभ्यता को किस स्थान को? तो वह आपको सिंधु घाटी को आपको दी जाती है। सिंधु घाटी को जो है सो आपको परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का जो है सो आपको केंद्रीय स्थल की जो है सो आपको संज्ञा दी जाती है। कितने हड़प्पाई स्थल नगरों की संज्ञा दी जाती है? तो वो आपको 7। कितने हड़प्पाई स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है? तो वो है आपको 7।
हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक महत्व पशु के किसे माना जाता है? तो वो आपको एक सिंह जानवर को जो है सो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्व जो है सो आपको एक सिंह जानवर को जो है सो आपको मानते हैं। वहाँ ये है कि लोग जो है सो आपको बहुत ज़्यादा महत्व देता है एक सिंह वाला जानवर को। यदि कहा जाए निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में से किस स्थान पर यज्ञ और वेदिका नहीं प्राप्त हुआ है? तो रूपर में जो है सो नहीं प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वह लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो आपको किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है सब किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। जूते हुए खेत का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो वो आपको कलिबंगा से आपको जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है सो मिला है। मोहनजोदड़ो के दुर्ग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो वह यह है कि दुर्ग चबूतरे का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई बस्ती समुद्र तट के समीप नहीं था? तो वह था चंदोदुरो। निम्नलिखित में कौन सा ताम्रपाषाणिक बस्ती आहार संस्कृति के अंतर्गत नहीं आती है? तो वह सोनगांव। चमकीले लाल मांड किस संस्कृति का है? तो वो आपको प्रभास का है और रंगपुर का है। चमकीले लाल मांड जो है सो रंगपुर और प्रभास का पहचान है। निम्नलिखित में से किस बस्ती को मलावा संस्कृति के अंतर्गत नहीं रखा गया? तो वह नासिक को जो है सो आपको मलावा संस्कृति के अंतर्गत नहीं रखा गया। निम्नलिखित में से कौन ताम्रपाषाणिक बस्ती हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करती थी? तो वह जो है सो आपको गणेश्वर जो है सो आपको ताम्रपाषाणिक बस्ती की हड़प्पा को तांबे की वस्तु की आपूर्ति करती थी। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियां का उल्लेख है? तो वह आपको 21 नदियां का जो है ऋग्वेद के नदी सूक्त में जो है सो आपको 21 नदियां का जो है सो आपको उल्लेख है। निम्नलिखित में से किस ऋग्वैदिक देवता को पुरंदर की संज्ञा दी गई है? तो वह आपको इंद्र का जो है सो आपको पुरंदर की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित किस ऋग्वैदिक देवता को पुरंदर की संज्ञा दी गई है? तो आपको इंद्र को दिया गया है। आर्य के संदर्भ में जन शब्द का आशय क्या है? तो वो आपको कबीला है। आर्यों के संबंध में जन शब्द का आशय, आर्य का जो संबंध था उसमें जन शब्द का आशय क्या है? तो वो आपको कबीला है। इतिहास के राजा सुदास तथा 10 राजाओं के संघ के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जानते हैं? तो वो आपको 10 राज युद्ध के नाम से जानते हैं। इतिहास में राजा सुदास और 10 राजाओं के जो युद्ध हुआ था उसे हम 10 राज युद्ध के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में किसका संबंध यज्ञ और धान्य से है? तो वह है आपको खाद्यान्नों का संबंध जो है सो आपको यज्ञ और धानों से है। भारत में लोहे का प्रयोग सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? तो वह हुआ था आपको 1000 ईस्वी पूर्व में आपको लोहे का प्रयोग जो है सो प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा उपनिषद सर्वाधिक प्राचीन एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वह आपको छंदोदय एवं बृहदारण्यक जो है सो है। कौन सा उपनिषद जो है सर्वाधिक प्राचीन और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वह छंदोदय और बृहदारण्यक है। हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के पश्चात कुरु वंश के लोग पुनः किस स्थान पर गया था? तो वो आपको कौशाम्बी में जो है सो आपको बसे थे। हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के पश्चात कुरु वंश के लोग जो है सो कौशाम्बी में जाकर बसे थे। पंचाल राज के आधुनिक उत्तर प्रदेश के किन जिलों में विस्तृत है? पंचाल राज तो वो आपको है बरेली,
बदायूं और फर्रुखाबाद। पंचाल राज्य के आधुनिक उत्तर प्रदेश के आपको बरेली में है, बदायूं में है और फर्रुखाबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ को राजा जनक में ब्राह्मण ग्रंथ में आपको राजा जनक का उल्लेख किया गया है? तो वो आपको शतपथ ब्राह्मण में जो है सो आपको राजा जनक का जो है सो आपको उल्लेख किया गया है शतपथ ब्राह्मण में। उत्तर वैदिक काल में सीता शब्द का प्रयोग क्या होता था? तो वह आपको हलरेखा होता था। सीता शब्द का प्रयोग होता था हलरेखा। हल का सिरा तथा हलरेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान शब्द का प्रयोग होता था मुद्रा के लिए। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान शब्द का जो प्रयोग के संदर्भ में किया जाता था? वो आपको मुद्रा के संदर्भ में किया जाता था। निम्नलिखित में किस नदी को वैदिक काल के सदनीरा के नाम से जानते थे? तो वह आपको गंडक नदी को जो है सो आपको सदनीरा के नाम से जाना जाता था। प्रावाहन नरेश का संबंध किससे है? तो वो आपको प्रावाहन नरेश का संबंध पंचाल से है। निम्नलिखित में से कौन जो है सो आपको वैदिक सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है? तो वो आपको कौशल रहा है, काशी रहा है और विदेह रहा है। यदि वैदिक सभ्यता के प्रमुख केंद्र की बात किया जाए, कौशल, काशी और विदेह रहा है। ऋग्वैदिक काल में किरात या किकट किस अन्य नाम से जाने जाते थे? तो वह मगध के नाम से जाने जाते थे। ऋग्वैदिक काल में किरात और किकट को किस अन्य नाम से जाने जाते थे? तो वो मगध के नाम से जाने जाते थे। उत्तर वैदिक काल में भाग नामक कर जो है किस पर लगाया गया था? भाग। तो वो आप उपज का जो है उपज के नाम से भाग नामक कर जो है सो आपको जो लगाया हुआ था वो उपज के लिए लगाया गया था। मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्य का संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो वह ये है कि वह जो है सो चांदी का आभूषण पहनते थे। मनुस्मृति के चंडालों के कर्तव्य का संबंध जो है सो वे जो है सो चांदी का आभूषण पहनते थे, ये असत्य बात है। कौन सा ग्रंथ आपको उत्तर वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो वो आपको ऋग्वेद जो है सो आपको उत्तर वैदिक संबंध ग्रंथ के अंतर्गत जो है शामिल नहीं है। मनुस्मृति चंडालों के कर्तव्य का संबंध कौन सा कथन सत्य है? चांदी का आभूषण। चलिए ठीक है। और जो है सो मैं और इसमें कुछ बचा हुआ है 3-4 चैप्टर, जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, इसके बाद कहा जाना चाहिए तो 4 या 5 चैप्टर और रह गया, अशोक के बारे में हो गया। तो ये सब फिर मैं लेके आऊँगा अगले वीडियो में।